नमस्कार। मैं डॉक्टर बाल गोविंद सिंह, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, आज आपके समक्ष हिंदी शिक्षण विषय से संबंधित शिक्षण अधिगम संसाधन जो इकाई 5 में और खंड 13 में है, उससे संबंधित कक्षा में आपसे चर्चा करूंगा। यह भी चर्चा करूंगा उसके साथ ही कि शिक्षण अधिगम दोनों जो प्रोसेस है उसको पूरा करने के लिए, विशेष रूप से हिंदी विषय में इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए शिक्षक और छात्र के अतिरिक्त और किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन संसाधनों की आवश्यकता होती है, उसको TLM कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल सहायक सामग्री से कहा जाता है। और उसका उपयोग शिक्षण को स्मूथ बनाने में, अच्छा बनाने में, मतलब वह प्रभावी भी हो और सुगम भी हो, उसके लिए किया जाता है। देखते हैं हम आगे क्या है इसमें। शिक्षण करते समय कई बार विषय के अनुरूप, विषय की आवश्यकता के अनुरूप जो प्रकरण है हमारी, पहले तो विषय, कई विषयों में जैसे मैथमेटिक्स आप पढ़ा रहे हैं और इतिहास पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो शिक्षण सहायक सामग्री हम प्रयोग करते हैं या संसाधन जो प्रयोग करते हैं वह दूसरे तरह का होगा। उसी क्रम में अगर हम भाषा में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो उसका परिदृश्य, उसका स्वरूप दोनों बदल जाएगा, उसकी परिस्थिति बदल जाएगी। तो असल में यह प्रयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जान लें। एक समय था ब्रिटिश पीरियड में, जब मॉडर्न एजुकेशन लागू हुई, उसके पहले हमारे विद्यालयों में, गुरुकुलों में, या जो घरों में छोटे विद्यालय चलते थे 2, 4, 10 बच्चों के साथ, विशेष रूप से संस्कृत की जो पाठशालाएं चलती थी, उसमें शिक्षक और विद्यार्थी, शिक्षार्थी और वह पुस्तक, विशेष रूप से धार्मिक पुस्तकें ही हमारे पाठ्यचर्या का भाग होती थी। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का और कोई संसाधन नहीं होता था। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब अभी कागज़ का विकास नहीं हुआ था, पेन का, कलम का विकास नहीं हुआ था। तो वो पूरी की पूरी जो शिक्षण अधिगम प्रणाली थी वह श्रुति आधारित थी। मतलब यह कि शिक्षक बोल रहा है, विद्यार्थी उसको कई बार कंठस्थ भी करता था और फिर उसको समझ रहा है, उसके अर्थ बताए जा रहे हैं। वह धार्मिक पुस्तक हमारी थी, उसकी चर्चा में मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि विषयांतर हो जाएगा। मैं आज बात करूंगा केवल आपसे कि हिंदी शिक्षक को अपनी कक्षा में पाठ्य सामग्री, अपनी जो पढ़ाते समय, शिक्षण करते समय, उसको अपने और विद्यार्थी के अतिरिक्त और कौन सी चीज़ें चाहिए जिससे उसका शिक्षण प्रभावी हो सके, बच्चों को ठीक से समझ में आए। 80% विद्यार्थी, 80% जो कॉम्पिटेंसीज हैं जो उस पाठ में, उस पाठ्यचर्या में बताया जा रहा है, उसको समझ लें। प्रायः यह कहा जाता है, क्या ये तो पहले NCERT ने ये कहा भी था कि शिक्षक को, उसकी कक्षा को तभी आदर्श कक्षा माना जाएगा जब उसके द्वारा बताई गई जो भी पाठ्य वस्तु है, कंसेप्ट है, गतिविधि है, उसमें से 80% कंटेंट या पाठ्य वस्तु उसके 80% विद्यार्थियों को समझ में आ जाए तो वह आदर्श कक्षा मानी जाती है। ऐसी परिस्थिति में यह बराबर सोचने का अवसर होता था कि वह कौन सी व्यवस्था लागू की जाए जिसमें विद्यार्थियों को सुगमतापूर्वक
अपना जो ऑब्जेक्टिव है, अपना उद्देश्य है, वहाँ तक पहुँचाया जा सके। मतलब 80% कॉम्पिटेंसीज को, उसको कहते हैं न्यूनतम अधिगम स्तर, MLL अंग्रेजी में कहते हैं मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। मैं समझने के लिए दोनों भाषाओं का प्रयोग कर रहा हूँ। हालांकि कक्षा हिंदी की है, इस नाते इसमें हिंदी का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपनी कक्षा को प्रभावी और समझ के स्तर तक ले जाने के लिए इसको, इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। अब 2-3 चीज़ें हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कि वह कब प्रयोग होगी, शिक्षण अधिगम संसाधन कब प्रयोग होगा और कितने समय के लिए प्रयोग होगा, यह बात। और दूसरी बात यह कि कौन सा पाठ आप पढ़ा रहे हैं, उसमें कैसे शिक्षण अधिगम संसाधन की ज़रूरत होगी, शिक्षक सहायक सामग्री की ज़रूरत होगी। यह विशेष रूप से शिक्षक को जब अपनी पाठ योजना वो तैयार कर रहे हैं, उसकी योजना बना रहे हैं, अपने आगे वाले पाठ के विषय में उनको, या उसी पाठ में जो दूसरा भाग बचा है उसको पढ़ाने की जब बात आ रही है, तो किस तरह का संसाधन वो प्रयुक्त करेंगे कक्षा में, यह बहुत ध्यान देने योग्य बात है। इसको ध्यान देंगे तब जाके कक्षा में आपका शिक्षण प्रभावी होगा। अब हम अभी बात कर रहे थे आपसे कि पीछे जब ना कागज़ का आविष्कार हुआ था, ना कलम का आविष्कार हुआ था, ना धार्मिक पुस्तकों के अतिरिक्त किसी और पुस्तक को हमारी पाठ्यचर्या में लाया गया था। हिंदी की पाठ्यचर्या, चाहे वो क्लास कोई सी भी हो, वो कक्षा 1 की हो, कक्षा 12वीं की हो, उस पूरे की बात मैं कर रहा हूँ। चूँकि B.Ed किया हुआ एक शिक्षा स्नातक इन सभी कक्षाओं में जा सकता है पढ़ाने, तो हम उसकी टोटल की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब इनका आविष्कार हो गया तो शिक्षण अधिगम की परिस्थिति में परिवर्तन हुआ। वो परिवर्तन इस तरह का हुआ कि यह जैसे पुस्तकों का आविष्कार हुआ। पहले तो श्रुति आधारित थी, चीज़ों को कंठस्थ किया जाता था। जब कागज़ का आविष्कार हुआ तो कागज़ के पहले भी कई ऐसे संसाधन थे जिस पर पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी, लेकिन वो बहुत पढ़ने पढ़ाने के काम नहीं आती थी, जन सामान्य के पास वो नहीं थी। जैसे ताड़पत्र पर लिखा जाता था, तो वह जो लिपिबद्ध किया जाता था, लिपि का तो विकास हो गया था, लिखने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन सामान्य कक्षाओं में पठन पाठन में इसका प्रयोग नहीं होता था, शिक्षण अधिगम में इसका प्रयोग नहीं होता था। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब पुस्तकों का आविष्कार हुआ, कागज़ के बाद पुस्तकें लिखी गई, और यह बात शुरू हुई जब मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा हमारे देश में लागू हुई, जो मैकाले के बाद से शुरू हुई, 1834 के बाद से। तो शिक्षा में एक तेज़ी से परिवर्तन हुआ, जो स्वरूप आज हमारे आपके सामने है, जिसमें अध्यापक शिक्षा के लिए आप पढ़ रहे हैं, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, और आप ही शिक्षक होके कक्षाओं में जाएंगे, तो उसको समझ लेना ज़रूरी है कि कितने प्रकार की, मैंने वो बात अभी की आपसे कि जब पुस्तकें नहीं थी, कलम का आविष्कार नहीं हुआ था, ब्लैक बोर्ड नहीं था, चाक डस्टर नहीं था, तो जो भी पठन पाठन शिक्षण अधिगम होता था वह श्रुति आधारित होता था, जिसमें विद्यार्थी कंठस्थ करता था, शिक्षक या गुरु उसको बताता था, उसके अर्थ समझाता था, शास्त्रार्थ होता था, यह अलग व्यवस्था थी। लेकिन मैकाले के बाद से जो आधुनिक शिक्षा पद्धति, उसमें नहीं जा रहा हूँ उसकी डिटेल में, जब शिक्षा पद्धति लागू हुई नई वाली, तो जिसको आधुनिक कहते हैं, उसमें कई तरह के परिवर्तन हुए और तब तक कई तरह के आविष्कार भी हो गए। आगे देखते हैं कि वह जो शिक्षण सहायक सामग्री या संसाधन वो कौन कौन से हैं, उसको कैसे प्रयोग में किया जाता है। देखिए, पहले तो ये समझ लें हम कि कौन किसको कहते हैं संसाधन या शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री किसको कहते हैं। संसाधन का ही मतलब है किन संसाधनों के द्वारा आप अपनी क्लास में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि सामग्री, साधन, गतिविधि जिसका प्रयोग नीचे दिया हुआ है, एक पुस्तक, ये भी संसाधन है। हिंदी में अपनी पाठ्य वस्तु को समझाने के लिए हिंदी शिक्षक करता है। हिंदी शिक्षण करते समय वह किन किन चीज़ों का प्रयोग करता है। पहले तो
उसे ही कहते हैं हम संसाधन, शिक्षण अधिगम संसाधन या केवल संसाधन कह सकते हैं, या अंग्रेजी में अगर उसको समझना चाहें आप तो TLM कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। तो उसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे शिक्षक की गतिविधि भी होती है, वो किस्से कहानी सुनाता है, वह आप विद्यार्थी के पास उसके जो पुस्तकें हैं वो हैं, जो उसके पास संसाधन है, चाक है, डस्टर है, पोस्टर है, किसी का चित्र है, यह सारी चीज़ें जब वो अपनी कक्षा में लगाता है या कोई गतिविधि करता है, कोई मॉडल दिखाता है, तो ऐसी स्थिति में अब हिंदी शिक्षण में तो शायद मॉडल नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि वह उस विषय का जो प्रकृति है, जो अनुशासन है मानविकी का, उसमें एक्टिव मॉडल किसी तरह का नहीं दिखाया जाए। जैसे उदाहरण मैं आपको बताऊं, तुलसीदास ने 16वीं सदी में रामचरितमानस लिखा। अगर उसका कोई दोहा पढ़ना है तो उसके लिए कोई एक्टिव मॉडल आप नहीं दिखा सकते हैं। हाँ, अब वीडियो में एक चित्र के माध्यम से उसको पढ़ते हुए उनको दिखाया जा सकता है, लेकिन वह केवल परिस्थिति दिखाई जा सकती है, उससे किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा प्रभावी शिक्षण संभव नहीं है। उसके लिए तो आपको उसमें जो निहित संदेश है उसको विद्यार्थी के तक पहुंचाने के लिए शिक्षक का जो ज्ञान है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आप देखें कि कौन कौन सी चीज़ें, पाठ्य पुस्तकें, वीडियो, वेब आदि सभी संसाधन के विभिन्न रूप हैं। आगे देखिए क्या है, अधिगम संसाधन के प्रकार। अधिगम संसाधन के प्रकार 3 तरह के यहाँ दिख रहे हैं, इसके आगे भी हैं। मुद्रित सामग्री, अमुद्रित सामग्री और डिजिटल संसाधन। मुद्रित सामग्री का मतलब कि वह जो पुस्तकों के स्वरूप में विद्यार्थी के पास उपलब्ध हैं। वो क्या क्या है? पाठ्य पुस्तकें, नोट्स, कार्य पुस्तिकाएँ आदि, और भी कई चीज़ें हैं। जैसे कुछ अनुपूरक पुस्तकें होती हैं, जैसे कोर्स के अतिरिक्त भी कुछ पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। लाइब्रेरी में भी विद्यार्थी जाता है, जो शिक्षक पढ़ाता है, जो शिक्षण करता है उसको थोड़ा और समझने के लिए, थोड़ा उसको बड़ा बनाने के लिए, उसका और प्रत्यय अपना बिल्कुल ठीक से समझने के लिए वह लाइब्रेरी की भी वहाँ भी प्रयोग करता है, वहाँ डिजिटल साधनों का प्रयोग करता है, पुस्तकों का प्रयोग करता है, कुछ ऐसी पुस्तकों का भी प्रयोग करता है जो पाठ्येतर होती हैं, मतलब जो कोर्स में नहीं है, उसकी पाठ्यचर्या में सम्मिलित नहीं है, लेकिन पाठ्यचर्या की सामग्री को समझने में उसके द्वारा जो भी पुस्तक सहायक होती है उसको भी पढ़ने का प्रचलन है। अब वो आजकल कितना लागू हो रहा है वो समझ में नहीं आती बात, कि उसमें थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि काफ़ी डिजिटल मोड आ गया है पढ़ने पढ़ाने का। दूसरा है अमुद्रित सामग्री, जिसकी छपाई नहीं होती है कागज़ पर, वो है वीडियो, ऑडियो, छायाचित्र, शैक्षिक पाठ्य वस्तु, ऑनलाइन आदि। तमाम जो भी संसाधन आप खोजना चाहें, जो भी समझना चाहे, आपको वेबसाइट पर, यूट्यूब पर और भी तमाम प्लेटफॉर्म हैं जिस पे आपको किसी भी चीज़ के बारे में कभी कभी पूरी, प्रायः अधूरी जानकारियाँ आपको मिलती हैं। कई बार सही जानकारियाँ हैं और प्रायः गलत जानकारियाँ आपको वहाँ मिलती हैं। वजह केवल सूचनाओं के रूप में वह आपको पाठ्य वस्तु उपलब्ध कराई जाती है, वह किसी शिक्षक या किसी विद्वान या किसी लेखक के द्वारा लिखा गया किसी प्रकार का संसाधन नहीं होता है, तो उसमें गलतफहमियाँ होने के पूरे खतरे हैं और विद्यार्थी को जो पढ़ना है वह नहीं मिल सकता है, या मिल भी जाता है कई बार, लेकिन प्रायः नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो उसकी सूचनाएं ऐसी होती हैं जो बहुत स्पष्ट नहीं होती हैं, जो आपके प्रत्यय को स्पष्ट करने में सहायक नहीं होती। मैं यहाँ कतई यह नहीं कह रहा हूँ कि इनका प्रयोग नहीं किया जाए, इनका प्रयोग होना ही चाहिए, लेकिन उसकी एक सीमित मात्रा होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों और कक्षा का जो स्थान है उसके लिए वेबसाइट या इंटरनेट या डिजिटल लर्निंग कोई विकल्प नहीं है। मेरी राय में कोई विकल्प नहीं है। ठीक से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करने के लिए, ठीक से अपना प्रत्यय जानने के लिए कक्षा और शिक्षक यही 2 माध्यम है
जिसको बढ़िया से समझा जा सकता है। उसके और भी विद्यालयों के अतिरिक्त और भी विकल्प उपलब्ध हैं जो पता नहीं कितने प्रभावी हैं, उस बात को मैं नहीं जानता, ना उसके बारे में मैं कुछ कहूँगा। फिर यह है डिजिटल संसाधन, वेब आधारित पाठ्यचर्या, ई पुस्तकें, ऑनलाइन ग्रेड बुक, इंटरैक्टिव मॉडल आदि। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कम से कम हिंदी शिक्षण में सूचना के लिए प्राप्त की जा सकती हैं। इंटरैक्टिव मॉडल तो नहीं कोई प्रस्तुत किया जा सकता है। अब तुलसीदास सूर को, बिहारी को या किसी और कवि को पढ़ते समय, दिनकर को पढ़ते समय, आप रामवृक्ष बेनपुरी को पढ़ते समय आप उनको उनका कोई एक्टिव मॉडल नहीं, उनका चित्र दिखा सकते हैं। बच्चा अपने आप को रिलेट कर सकता है, उनके पोस्ट जो आप चित्र दिखाएंगे उससे उनको रिलेट कर सकता है। कुछ उसकी वो अपने आप को ठीक से जोड़ सकता है उससे और लिखी हुई बात को समझ सकता है। तो 2-3 मैंने बात की आपको, मुद्रित सामग्री और मुद्रित सामग्री, डिजिटल सामग्री, इन चीज़ों को इसमें इसके और भी प्रकार हैं, ये सारे प्रकार हैं, आगे भी हैं अभी। और अनुभव के आधार पर शिक्षण अधिगम का वर्गीकरण, अनुभव के आधार पर शिक्षण अधिगम संसाधन का वर्गीकरण। वो अनुभव के आधार पर मतलब प्रत्यक्ष अनुभव में शिक्षण संसाधन का प्रयोग किया जाता है। देशाटन प्रत्यक्ष का मतलब यहाँ कि जैसे आप कहीं गए किसी पुराने विश्वविद्यालय में जो आज खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है, मान लीजिए नालंदा गए, बिहार में स्थित है, तक्षशिला जो पाकिस्तान में है वहाँ तो खैर जाना ही मुश्किल है, विक्रमशिला है, और भी तमाम पुराने विश्वविद्यालय हैं, या उन विश्वविद्यालयों के अलावा जो मॉडर्न एजुकेशन में हमारे जैसे यही हमारे बगल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो 1887 में बनी थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद प्रयागराज में जी स्थित है, वहाँ गए देखने, या किसी ऐतिहासिक स्थान पर गए जैसे किला है, तो किले में आप जब विद्यार्थियों को अपने शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाते हैं तो वह बिल्डिंग देखते समय विद्यार्थी के दिमाग में यह बात आती है, उसके मस्तिष्क में यह बात आती है। पहली बात तो ये कि ये 500-550 साल पुराना 16वीं सदी में बना हुआ किला है, किस तरह का इसका आर्किटेक्ट है, कैसा किस तरह बनाया गया है, इसकी मजबूती का। दूसरी बात वो कैसे उसमें नक्काशी हुई है, और कौन कौन यहाँ रहता था, कौन इसमें रचनाकार रहता था, कौन योद्धा रहता था, कौन मतलब क्या संसाधन थे, उस समय की परिस्थितियों से अपने को रिलेट करता है। यह हुआ प्रत्यक्ष अनुभव। यह बिल्कुल देखकर, किताबों में लिखा हुआ नहीं, देखकर, समझकर, बहती हुई नदी को देखकर अगर किसी के भाव में कोई कविता जागृत होती है, बहती हुई नदी को देखकर, हिंदी शिक्षक की मैं बात कर रहा हूँ और हिंदी के विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ या भाषा के विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ, अगर बहती हुई नदी बह रही है, शांत अपने कार्य में लगी हुई है, उसको देखकर, उसके किनारे बैठकर किसी विद्यार्थी के मन में किसी रचना का भाव जागृत होता है, तो ये हुआ प्रत्यक्ष अनुभव। दूसरा है उसमें प्राय कक्षाएं भाग लेती है, पूरी की पूरी कक्षाएं भाग लेती है, कई बार विशेष परिस्थितियों में सारे लोग नहीं भाग लेते हैं, लेकिन वह पठन पाठन का संसाधन के रूप में, शिक्षण अधिगम के संसाधन के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, अप्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर शिक्षण अधिगम, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। अप्रत्यक्ष अनुभव से मतलब कि मैंने देखा, मैंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक को कक्षा 5 की पाठ्यचर्या में, कक्षा 10 की पाठ्यचर्या में उस पुस्तक अकेले लिखेंगे तो अब तो उस तरह का प्रचलन नहीं है, उसमें कई लेखक होते हैं जिनको पढ़ाया जाता है, तो उसमें मेरा एक चैप्टर है, या किसी भी शिक्षक का या किसी भी रचनाकार का एक चैप्टर है, उसने एक पाठ है, उसने अपनी देश काल परिस्थिति के अनुरूप वह कविता, मान लीजिए कविता ही लिखी है। जैसे एक का दोहा रहमन का, रहमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाए, उनते पहले वो मुए जिन मुख निकसत ना। यह अकबर के समय अब्दुल रहीम खान खाना हुए थे, वह बैरम खां के पुत्र थे। यह अकबर के कार्यकाल की बात है।
तो ऐसी स्थिति में आज से 500-700 साल पहले किन परिस्थितियों में लिखा गया वो दोहा, कैसा समाज था? उन्होंने लिखा कि रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाए। कितना बड़ा प्रतिबंध था। मतलब ये कह रहे हैं वो कि जो कहीं किसी से मांगने जा रहा है, मर चुके मतलब उनका अस्तित्व, वो अस्तित्व विहीन है। मरने से मतलब वास्तविक मरना नहीं है। उनके पहले वो मरे, मतलब उनसे पहले वो मर गए जिन्होंने नहीं कर दिया। मतलब सोसाइटी को प्रतिबंधित कर रहे हैं कि अगर कोई कुछ मांग रहा है तो आपका देना अनिवार्य है। उसके ऊपर वाली पंक्ति में वो कह रहे हैं कि आप इतने अपने आप में मतलब आप स्वयं अपना काम कर लें, अपना जीविकोपार्जन स्वयं कर लें, अपनी परिस्थितियां अपने अनुकूल खुद बनाएं ताकि आपको कहीं मांगने न जाना पड़े। तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तो उस समय किया, 500 साल पहले, 500 से ज़्यादा साल हो गया, उससे पहले उन्होंने वो बातें कहीं। लेकिन आज की परिस्थिति में जब शिक्षक उसको अपनी कक्षा में पढ़ाएगा, कबीर के दोहे, दिनकर की कविताएं, बिहारी की कविताएं, तुलसीदास को पढ़ाएगा, तो वह परिस्थितियां तो आज हैं नहीं। आज की परिस्थितियों में जो उससे, उस दोहे से निकलने वाले, उस कविता से, उस रचना से जो निकलने वाला संदेश है, उसको आज की परिस्थितियों में वो बताने का प्रयास करेगा। उसने वो परिस्थितियां तो देखी नहीं, उन्होंने जो लिख दिया उसको आज रिलेट करेगा। ये अप्रत्यक्ष हुआ, ये प्रत्यक्ष नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि न तुलसीदास हैं न वो परिस्थितियां हैं, तो उसको बदलेगा। वो बदलकर और उसमें जो संदेश निहित है आज के दृष्टांतों और उदाहरणों के माध्यम से वह इसको आगे करेगा। प्रक्रिया के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर आशय मतलब कि शिक्षक विभिन्न प्रकार के अधिगम का प्रयोग करता है। शिक्षण अधिक संसाधन में शिक्षक कक्षा कक्ष में हिंदी की प्रक्रिया के आधार पर शिक्षक विभिन्न प्रकार के शिक्षण एवं अधिगम साधन का प्रयोग करता है। शिक्षण अधिगम संसाधन के रूप में दो चीज़ें होती हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम संसाधन, तीनों नाम इसका लिया जाता है, तीनों ही प्रायः प्रयोग किया जाता है। देखिए, शिक्षक के संसाधन अलग हैं और जो विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, उसके संसाधन भी थोड़ा शिक्षक से अलग हैं। जैसे शिक्षक चाक डस्टर का प्रयोग करेगा, वेब का प्रयोग करेगा, डिजिटल संसाधनों का प्रयोग करेगा अपने शिक्षण के लिए। कई बार पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करेगा, चार्ट का प्रयोग करेगा, कोई फ्लैश कार्ड जिसको शब्द पत्र कहते हैं, फ्लैश कार्ड का प्रयोग करेगा कि जैसे एक शब्द का उच्चारण अगर उसको कराना है, किंग कर्तव्य विमूढ़ लिखना है और बच्चों को वैसे पढ़ा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है, तो वो करता क्या है कि उस शब्द को लिख लेता है शब्द पत्र पर। उसको कहते हैं अंग्रेजी में फ्लैश कार्ड। ये ज़्यादा समझ में आता है लोगों को, इस नाते मैं बता रहा हूँ। उसको हिंदी में कहा जाता है शब्द पत्र। उसको आकर्षक अक्षरों में लिखता है और उस सामने बच्चों की तरफ करके और मुँह बोलता है कि आप हमारे साथ इसका उच्चारण करिए, और बच्चे कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़, उधर से विद्यार्थी भी कहता है। इसका 2-4 बार अभ्यास कराने के बाद विद्यार्थियों को, कक्षा के अधिकतम विद्यार्थियों को उसका उच्चारण आ जाता है। तो इस तरह की प्रक्रिया वो करता है। कई बार ब्लैक बोर्ड पर वह अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखता है, अर्थ लिखता है, उसका तत्सम लिखता है, उसको समझने के लिए उसका पर्यायवाची लिखता है। इनको लिखते समय वह संसाधनों का प्रयोग करता है। ब्लैक बोर्ड का भी कर रहा है प्रयोग, शब्द पत्र का भी प्रयोग कर रहा है। और एक और चीज़ होती है, शिक्षण करते समय 45 मिनट की, छोटी कक्षाओं में 45 मिनट की कक्षा लगती है, 45 की ही लगती है मैक्सिमम। 12वीं तक की कक्षाओं में प्रायः जो अब तक NEP 2020 के पहले तक था, अभी भी वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
तो 45 मिनट की कक्षा होती है। 45 मिनट की कक्षा में जब उसको पुनरावृत्ति करानी होती है तो ऐसी परिस्थिति में समय नहीं मिल पाता है शिक्षक के पास। तो वह क्या करता है कि घर से ही पुनरावृत्ति के प्रश्न लिख कर ले आता है और कक्षा में अब इसको लिखने के लिए उसने चाक का प्रयोग किया, हो सकता है वहाँ डस्टर का भी प्रयोग करना पड़े, घर से लिख कर ले आता है। आप सोचेंगे कि वो ब्लैक बोर्ड तो उसके घर में था नहीं, ब्लैक बोर्ड कहाँ था, ब्लैक बोर्ड तो यहाँ है, व्हाइट बोर्ड यहाँ है, कक्षा में है। उसके लिए एक होता है रूलिंग बोर्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं लपेट श्यामपट। वो मोड़ के आप देखते होंगे कि बीएड के विद्यार्थी प्रायः अपने पीछे बैग में डाल के चार्ट और वो लेकर जाते हैं। वो घर से काम करके ले आता है और अपनी कक्षा में कक्षा के अंत में उसको टांगता है और टांग के अपनी कक्षा के विद्यार्थियों, वह भी संसाधन है, वह संसाधन विद्यालय से लेकर बच्चे के घर तक प्रयोग हो रहा है। दूसरा है विद्यार्थी की, और विद्यार्थी क्या करता है पढ़ने के लिए, विद्यार्थी कई बार उसी पुस्तक का प्रयोग शिक्षण के लिए कर रहा है, उसी पुस्तक का प्रयोग विद्यार्थी अधिगम के लिए कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में कॉमन रूप से दोनों चीज़ों का प्रयोग होता है। अब इसका महत्व क्या है, इसको देख लेते हैं। कक्षा हमारी छोटी है, बहुत लंबी नहीं है। क्यों हम अधिगम का संसाधन का महत्व क्या है? सीखने को सुविधाजनक बनाना, सीखने के लिए प्रेरित करना, सीखने को व्यापक बनाना, सीखने को सहायक बनाना, सीखने को व्यक्तिगत बनाना। अब इसको अगर हम बड़े विशद रूप में बताएंगे तो इसकी अलग कक्षा एक हो जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में इस भाग को, जो ये अधिगम के संसाधन के महत्व को, अगली कक्षा में हम आपसे चर्चा करेंगे। अभी हमने आपसे बात की कि पहले कैसी परिस्थिति थी, अभी किन संसाधनों का शिक्षण अधिगम में प्रयोग होता है, जिसे शिक्षण अधिगम संसाधन कहते हैं। उसको शिक्षक किस तरह कक्षा में प्रयोग करता है, उसको कब प्रयोग करता है, कितनी देर तक प्रयोग करता है, उसकी पुनरावृत्ति कैसे संसाधनों के भरोसे कराता है। इस तरह की तमाम चीज़ों पर आज चर्चा की गई और आगे की कक्षा में इसके महत्व पर चर्चा करेंगे, जिसकी हेडिंग मैंने लिख रखी है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने बात की है, आपसे चर्चा की है, उसको आपने समझ लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।